आखिर कब तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आतंकी घाटी में टारगेट करते रहेंगे? कब तक अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अफसोस करते रहेंगे? कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी अफसोस करती रहेगी और अफसोस के आगे बात बढ़ेगी नहीं। और जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन, आईजीपी कश्मीर बार बार रीट्रेड करते रहेंगे ये आखिरी है, इसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज एक सांबा जिले की रहने वाली एक टीचर जो गोपालपुरा कुलगाम में काम करती थी, आतंकियों ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया। यह हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम में इनकी ये वहां पर नौकरी कर रही थी। उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और टीचर का नाम रजनी है, इनके पति का नाम राजकुमार है, सांबा जिला जम्मू की रहने वाली हैं। और पुलिस ने हस्बे मामूल ये कहा है कि हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, और कॉर्डन ऑफ के बाद जिन बुजदिलों ने यह कार्रवाई की है उनकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि कब तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा? कब तक जो पार्टी इस समय सत्ता में है उस पार्टी के नेता पाकिस्तानी दहशतगर्द वाली रट लगाते रहेंगे, राग अलापते रहेंगे, मैं और आप सुनते रहेंगे, लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है दर्द और तकलीफ उसी घर को पता है। मेरे साथ इस समय पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद हैं। वैद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पीछे राहुल भट्ट की शहादत के बाद आपने भी ये कहा था कि ये आखिरी होना चाहिए, इसके बाद ये रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सांबा की हमारी एक बच्ची को जो है आतंकी निशाना बनाते हैं, निशाना बनाने के बाद बच्ची शहीद हो जाती है और पुलिस ने हस्बे मामूल कहा हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, नेताओं के प्रेस नोट्स आ जाएंगे, हमें अफसोस है, लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए, मैं खुद हैरान हूँ आज जो रजनी की शहादत हुई है। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार से अपना दिल की गहराइयों से अफसोस जाहिर करता हूँ कि एक और कीमती ज़िंदगी हमारे बीच से चली गई। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि पिछली बार राहुल के वक्त भी हमने बात की कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो घाटी में ऐसी जगह पे रहते हैं जो सिक्योर नहीं है, जो प्रोटेक्टेड अकोमोडेशन नहीं है, किराए पे रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में पोस्टेड हैं। जैसे राहुल ही चाडूरा में था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में या जो भी दफ्तर जहाँ प्रोटेक्टेड होता, जहाँ गार्ड लगी है, जहाँ कोई बिना चेकिंग के अंदर नहीं आ सकता, ऐसी जगह पे लगा होता तो शायद वो शिकार नहीं होता। और इसमें तीसरी एस्पेक्ट होती है जो रहने वाली जगह से उसको वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या माध्यम है, क्या वो प्रोटेक्टेड है। आप उनको प्रॉपर्ली, जिस तरह सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज़ को आप प्रोटेक्टेड होटल से आप सेक्रेटरीट तक ले जाते हो, जो भी सेक्रेटरीट भी गार्डेड होती है, तो इस तरह का इंतज़ाम करना ज़रूरी है अगर इनको वैली में रखना है। इससे बेहतर तो मैं समझता हूँ इनको जम्मू ले आना चाहिए। हालांकि मैंने उस वक्त अपोज किया था कि वही तो आतंकी चाहते हैं, और अगर उनको हम ट्रांसफ़र, ये डिमांड थी कश्मीरी पंडित परिवारों की कि हमारे बच्चों को वापस जम्मू लाया जाए। और उस वक्त मैंने कहा था यही तो दहशतगर्द चाहते हैं, यही पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ उन्होंने 90 में जो इनका जिनोसाइड किया कश्मीरी पंडितों का, इनको वहाँ से भगाया। और अगर आप पुनर्वास करने की कोशिश करेंगे तो उनका प्लान जो है वो डिफीट होता है। तो लेकिन इस तरह से मरवाने से बेहतर तो मैं समझूंगा उनको बेहतर है जम्मू ही ले आना। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हर एक डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एसपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट अफसर की। जैसे ये टीचर थी, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है और डिप्टी कमिश्नर है, उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं रखना चाहिए? उन्होंने कैसे इंश्योर किया कि ये प्रोटेक्टेड है? ये आज भी एक कुलगांव के गांव में स्कूल में काम क्यों कर रही थी? राहुल भट्ट की किलिंग के बाद मैंने उस वक्त कहा था हर एक को उस जगह पे रखना चाहिए जहां प्रोटेक्टेड जगह हो। हर एक को इस जगह उस दफ्तर में लगाया जाए जहां प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही कोई अंदर आ सके, कोई हथियारबंद अंदर ना आ सके।
अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इससे बेहतर है इनको जम्मू ले आना। जैसे आपने कहा कि इनको जम्मू ले आए, लेकिन वैद साहब एक बड़ा सवाल ये है, हमने अक्सर ये देखा कि प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन, जब ये देखता है कि आप एक किसी ऑफिसर को के ऊपर रिलाई करके, यकीन करके, भरोसा करके लंबे वक्त तक एक जगह रख रहे हैं, लेकिन उसी ऑफिसर के कार्यकाल में आप देख रहे हैं एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही है। टारगेटेड किलिंग के बाद कामयाबी ये मानी जाती है कि जनाब देखिए, टारगेटेड किलिंग के बाद हमने वो 2 आतंकी मार दिए जिन्होंने ये टारगेटेड किलिंग की, लेकिन आप एक सिविलियन जो है वो किसी भी इलाके में जंग लड़ने नहीं गया है, वो वहां पर अपनी नौकरी करने गया है। तो क्या जंग का सामान सिविलियन को मानना अकलमंदी है? और दूसरा, शुड इजंट दिस टाइम दैट हेड शुड रोल? इट इज़ द टाइम आई थिंक हेड शुड रोल। और मेरा इसमें एक बड़ा क्लियर मानना है, आतंकियों को एलिमिनेट करना एक दूसरी पहलू है, दूसरा पहलू वो चलते रहना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो टेररिस्ट का नंबर बढ़ता जाएगा और वो आपका जीना हराम कर देंगे। वो चलता रहना चाहिए, लेकिन ये दूसरा पहलू है, प्रोटेक्ट करना वल्नरेबल टारगेट्स को। खासकर देखिए, मैं उस वक्त भी कहा था और आज फिर रिपीट करता हूं, कश्मीरी पंडितों को वो जहां भी पोस्टेड होंगे, जहां भी आतंकियों को मौका मिलेगा उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो आईएसआई डीप स्टेट हैंडलर है पार, उनके प्लान के को ये डिफीट करता है। अगर कश्मीरी पंडित वहाँ काम करें, सेटल हो जाएं, पीस आ जाए, वो वहाँ रहने लगें, जिस पहले की तरह मिक्स कल्चर हो जाए जो वहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स चाहते हैं, लेकिन वो डीप स्टेट पाकिस्तान नहीं चाहती, वो तो तालिबानाइज करना चाहते हैं कश्मीर को। आपने दूसरा, वो आपने ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की सरकार ने, मेरा कहने का मतलब है कि हमने पंचायत की इलेक्शंस करवाए, वो पंची सरपंचीस को टारगेट करेंगे, हर पंची सरपंच को टारगेट करेंगे, ताकि आपका नैरेटिव कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी, उसको वो डिफीट करना चाहते हैं, इसलिए उनको भी टारगेट करेंगे। वो जो लेबरर हैं उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट ने, कि हम डेवलपमेंट पुश जो कश्मीर में देंगे और उससे कश्मीर का नक्शा बदलेंगे। वो इस नरेटिव को डिफीट करना चाहते हैं ताकि वहाँ कोई डेवलपमेंट ना हो। ये आईएसआई को नहीं सूट करता। अगर डेवलपमेंट हो गई, अगर वहाँ एम्स बन गए, आईआईटीज बन गई, इंडस्ट्री आ गई, टूरिज्म तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का, वहाँ एक होटल में एक रूम नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें अगर हुई तो जो आईएसआई ने पिछले 30 साल में इन्वेस्टमेंट की, अरबों रुपए की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो तो खत्म हो गए, वो तो उनका सारा मेहनत बेकार हो गई। तो वो लेबर्स को टारगेट करेंगे। इसी तरीके से वो जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर फोर फ्रंट में है टेररिज्म, तो जहां भी वो डायरेक्टली एंगेज नहीं कर पा रहे सिक्योरिटी फोर्स या जेएनके पुलिस से, तो उसमें उनके आदमी मरते हैं, उनके हथियार जाते हैं। तो सॉफ्ट उसका वीकर मोमेंट देखते हैं पुलिस वाले का, कोई छुट्टी जाता है, कोई बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है, ट्यूशन छोड़ने जा रहा है, उस ऐसे मौके पे उसको टारगेट करेंगे। ये उनको भी एहतियात, डिफेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हों, चाहे टीचर्स हों, कि अपने आप को किस तरह से बचाना है। अगर आप जा रहे हैं, जिस रूट से आप जाते हैं उस रूट से नहीं वापस आना है। आप अपने गांव छुट्टी पे जाने के बजाय आप अपने रिश्तेदार को अपने पास बुला लीजिए, और अगर आप जा रहे हैं तो किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे डिफेंसिव कदम, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और हर एक शहरी को वो ट्रेनिंग कश्मीर वैली में होनी ज़रूरी। जैसे आपने कहा हर एक शहरी को ट्रेनिंग होनी जरूरी है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि डोंट यू थिंक हेड शुड रोल? समय आ गया है कि अब आपको चुनना होगा, अब आपको तबादले करने होंगे, बदलना होगा ऑफिसर्स को, क्योंकि जिन ऑफिसर्स के जिम्मे आपने ये करके रखा है, उनकी काबिलियत ये है कि एक सिविलियन की शहादत के बाद वो 2 आतंकी मार देते। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आप जो कह रहे हैं, और हेड्स शुड रोल। आई थिंक इट इज़ एनफ इज एनफ। You can't afford any more killings now. It is already पानी सर से ऊपर निकल गया, और from the highest level I think accountability should be fixed.
let's start with the concerned Deputy Commissioner, District SP, and upwards. वैद साहब, क्या कारण है पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया जा रहा है। जम्मू संभाग के से जो हिंदू समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो इंडिजिनस हिंदू वहां पर घाटी में रह रहे हैं, वो मान लीजिए पीछे किश्तवाड़ से है, भद्रवाह से है, लेकिन घर अब उनका वहीं पर है, मकान वहीं पर है, या जम्मू के किसी इलाके से वहां पर रहने के लिए गए हैं, इन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है और चुन चुन के इन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले एक समय आता था कि हम देखते थे कि हर समुदाय से आतंकी टारगेट किया करते थे, लेकिन अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक समुदाय है, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं जैसे पहले भी कहा, ये एक पर्टिकुलर एजेंडा है जो 1990 में शुरू किया था। अगर आपको याद होगा, जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, उसको एग्जीक्यूट टेररिस्ट ने किया। लोकल टेररिस्ट थे उस वक्त, फॉरेन टेररिस्ट नहीं होते थे। 89-90 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको डायरेक्शन पार से थी। जो ISI के हैंडलर हैं, उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि एथनिक क्लींजिंग कश्मीर से करवाई और बहुत सारों को मारा, बाकियों में खौफ पैदा किया, उनको भगावा दिया। वो सब अपना घर बाहर सब छोड़ के भाग गए। आज तो वैसा वहां कोई रह ही नहीं रहा, तो फिर ये टारगेटेड किलिंग करने का मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा क्लियर है। एक बात बड़ी ध्यान से समझिए आप, जब पिछले कुछ 7-8 महीने अगर पीछे जाएं आप, तो आप देखें, जब 370 और 35A हटा तो एक हालात में बेहतरी आना शुरू हुई। आपने देखा बहुत सारे पैरामीटर्स के, तो बेहतरी आना शुरू हुई और वो उसको गवर्नमेंट ने डंके के चोट पे बोला कि हालात बेहतर हो गए, हुर्रियत डिसहरे हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, बहुत सारी इसके पैरामीटर्स बोला, बंद नहीं हो रहे हैं, हड़ताल नहीं हो रही हैं, वो सारे पैरामीटर्स बोले गए। अब आपने ऐसा करके, जो अगर मैं भी ISI का चीफ होता तो मैं भी यही स्ट्रेटजी अपनाता, क्योंकि एनकाउंटर्स होने लगे, बहुत सारे मेरे कार्डर्स मारे गए, टॉप सारी कमांडर सारे मारे गए, उनके हथियार चले गए, जो मारा जाता उसके हथियार भी जाते, तो आपको हथियारों की कमी होने लगी, आपके बंदे मारे गए। तो ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला तरीका है। आप टारगेटेड किलिंग, 2 लड़कों को एक 2 पिस्टल दीजिए, अब बोलिए कि वो कश्मीरी पंडित टीचर है, वो लेबरर है, वो बिंद्रू है, वो आप टारगेट आइडेंटिफाई करके उसको दीजिए और हिट करिए। और इसमें ना आपका आदमी जाता है, ना आपका हथियार जाता है। और आप ने हाल ही में देखा कि श्रीनगर में कोई 15 दिन पहले एक टेररिस्ट पकड़ा गया, जिससे कोई 11 पिस्टल्स मिली। उसका कहना है कि पहली कंसाइनमेंट लगभग 20 की ऑलरेडी आ चुकी है और वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है श्रीनगर और अनंतनाग में। तो उसका वो जब तक पिस्टल्स बाहर रहेंगी, ये लड़के बाहर रहेंगे, और ये भी इसमें कट आउट सिस्टम है। ए ग्रुप डज नॉट नो अबाउट बी ग्रुप डज नॉट नो अबाउट सी ग्रुप, सी डज नॉट नो अबाउट डी ग्रुप। सो ये लोग लिस्टेड नहीं है, ये सिंपैथाइजर थे मिलिटेंटों के, उनको ये टास्क। ये भी बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ थानों में मामले नहीं हैं और ये कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, कि अगर कहीं कोई मारा भी जाता है तो फौरन लोग सड़क पर उतर आएंगे, जनाब ये तो मासूम था, इस केस में तो कुछ। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये हो रहा है। और इससे क्या हुआ, उन्होंने अचीव कर लिया, डर का माहौल पैदा कर दिया, जो आप एनकाउंटर्स करके या अटैक्स करके नहीं अचीव कर पा रहे। डर का माहौल इतना पैदा कर दिया कि आज कोई भी कश्मीरी पंडितों की तो बात ही नहीं, जो कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, वो कहते हैं आज डर लगता है कश्मीर में। ये बात 1990 में सुनी थी और आज सुन रहा हूं। तो वो कहते हैं, कश्मीरी मेन स्ट्रीम मुस्लिम लोग जो वहां रहते हैं, वो कहते हैं हमें डर लगता है। तो आप इमेजिन करें कितना डर का माहौल पैदा कर दिया। आपकी कोशिशें कि हम हालात बेहतर हो रहे हैं 370 के बाद, हम कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास करेंगे, आपने गवर्नमेंट का वो मूव स्टॉल कर दिया, उसको बंद कर दिया। आप लेबर को टारगेट कर रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं जितने डेवलपमेंट के काम है उनको स्टॉल कर देंगे। आपके पुल बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, आपके एम्स, IT, मेडिकल कॉलेज, जो भी चीजें बन रही है वो सब रुक जाएंगे।
आपने क्लेम किया कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी पंचायत इलेक्शन करके। आप पंची सरपंचिस को हिट करिए। आप जो कश्मीर वैली में नरेटिव लोकल कश्मीरी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो फ्लोट कर रही थी कि यहाँ कौन सी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो उसको ये प्लान हिट सपोर्ट करता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी, उसको ये हिट करता है। इसी तरीके से अगर आपने याद होगा, आपने सुना लोकल लीडरशिप वहाँ कश्मीर में बोल रही थी कि यहाँ एक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कौन सी डेमोग्राफिक चेंज हो गई पिछले 3 सालों में? आपने तो कोई नहीं देखा जाते हुए। जो कश्मीरी पंडित ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं वो भी अगर जाते हैं, वो भी वहां से जान बचाए, जो रह भी रहे थे वो भी वहां से भाग रहे हैं। तो उस नरेटिव को सपोर्ट करने के लिए ये वाला प्लान जो है ये एग्जीक्यूट होता है। और भारत सरकार का जो नैरेटिव है कि हमने डेवलपमेंट कर दी, हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी कर दी, हमने डेवलपमेंट कर दी, उसको डिफीट कर दी। मुझे वैद साहब ये बताइएगा, व्हाट इज द वे आउट, रास्ता क्या है अब? क्योंकि ये आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जवानों की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, और भी बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस माहौल में आपको क्या लगता है, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि आम जो भारतीय नागरिक इस वक्त घाटी में है वो भी खुद को महफूज महसूस करे, और अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो वो अमरनाथ यात्रा भी पूरी की पूरी 2 महीने से ज्यादा वो यात्रा चलने वाली इंसिडेंट फ्री रहे? देखिए, सबसे पहले तो जो वल्नरेबल टारगेट्स है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्टार्ट विद कश्मीरी पंडित्स। आपने राहुल के हिट होने के बाद कैसे डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और इसके डिस्ट्रिक्ट अफसर से ये ओवरलुक हो गया कि ये आज जिस लेडी का कत्ल हुआ ये वहाँ स्कूल में कैसे पोस्टेड थी, ये प्रोटेक्टेड जगह पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र की गई। पहले तो इस तरह के जितने वल्नरेबल कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं और वल्नरेबल टारगेट्स हैं, सबसे पहले इनको बचाना है ताकि ये रेपिटिशन नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी द लास्ट वन। नंबर 2, जो ऑपरेशन ऑल आउट और वो टेररिज्म के खिलाफ जंग चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, बट शोर अप योर इंटेलिजेंस। आपका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें कमियां हैं। आप मुझे बताइए, आपको कैसे नहीं पता चला कि वल्नरेबल लोगों अभी भी ऐसे हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है? आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इंटेलिजेंस, आपके थाने की इंटेलिजेंस, आपका जो इंटेलिजेंस विंग है सीआईडी की इंटेलिजेंस, आपके सेंट्रल एजेंसीज हैं, कैसे ये चीज़ें उनके उससे ओवरलुक, तो उनको शोर अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑपरेशन। तीसरा, लोगों के साथ मुझे लगता है पुलिस का गैप हो गया है लोगों के साथ, बिकॉज जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि सोसाइटी की नज़र में ये चीज़ नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, इट कैनॉट हैपन। आफ्टर ऑल किसी ने इस टीचर की लोकेशन बताई, तब जाके हुआ। वो पहले टारगेट स्पॉट करते हैं, उसके बाद उसको हिट करते हैं। किसी ने टारगेट का बताया, तो आपका लोकल इंटेलिजेंस लोगों के साथ राब्ता, मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस लोगों में आपके लिए नहीं है, लोगों में आपका राब्ता अच्छा नहीं है, वो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि इससे पहले कि ये नुकसान पहुंचाएं वो आपको खबर दे दें कि ऐसा ग्रुप वहाँ है, उस जगह पे है और वो ये करने का इरादा कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल इंटेलिजेंस, देखिए हम भी टेक्निकल, मेरे टाइम पे भी टेक्निकल इंटेलिजेंस ली जाती थी, लेकिन दिन ब दिन टेररिस्ट स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो दे यूज मोस्टली द इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो आपको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक उस एस्पेक्ट को भी
ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इनको हम इनके बारे में मैक्सिमम इंटेलिजेंस गैदर कर सकें, टेक्निकल एज वेल एज ह्यूमन. So only these are the ways. You should have eyes and ears on the ground. Only then you can defeat this war. अंत में वैद साहब, क्या आप ये भी मानते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम जो जम्मू कश्मीर में लंबे समय से, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भी जल्द खत्म करने की जरूरत है? और दूसरा वैद साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल मात्र एक एडवाइजर से काम ले रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि और एडवाइजर्स की जरूरत है ताकि कनेक्ट सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में बने, वो भी आतंकवाद को के खात्मे के लिए और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में सहायक सिद्ध साबित हो सकता है? देखिए, ये फैक्ट है कि एक ही एडवाइज़र है, और एडवाइज़र्स कितना चेंज ला सकते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसका कनेक्ट जो ग्राउंड में होता है वो ब्यूरोक्रेसी का नहीं हो सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल. जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका, मुझे याद है, हर एमएलए को अपने एरिया का पब्लिक के साथ ग्रास रूट लेवल पे एक एक गांव तक उसका लिंक होता है. तो उसको रेस्टोर करना बहुत ज़रूरी है. मैं समझता हूँ उस तरफ कदम गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और अब तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है. अब हाई टाइम है कि वो प्रोसेस जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में अनाउंस किया है कि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट आने के 6-8 महीने के बाद इलेक्शन करवाई जाएगी. मैं समझता हूं गवर्नमेंट को अब उस तरफ कदम लेने चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डीजीपी. बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं. पहली बात तो इन्होंने ये कही कि इंटेलिजेंस को शोर अप करने की जरूरत है, लोकल लोगों के साथ और ज्यादा घनिष्ठ होने की, और ज्यादा कनेक्ट पैदा करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है. अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए डिप्टी कमिश्नर्स की और जिला के अफसरों की, अपवर्ड टॉप तक सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, और वक्त आ चुका है हेड शुड रोल.